नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं कैबिनेट पे संभल की रिपोर्ट पर। पिछले कुछ दिनों से संभल हिंसा की जिस रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, आज उसी रिपोर्ट को योगी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। ये बताएं कि ये न्यायिक आयोग की ये रिपोर्ट पहले मुख्यमंत्री को दी जा चुकी है, सौंपी जा चुकी है। बता दें कि बैठक में रिपोर्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिनमें संभल की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव, संभल दंगों में हिंदुओं के कत्लेआम और संभल और आसपास के इलाकों से हिंदुओं के पलायन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सूत्र यह भी बता रहे हैं कि बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुस्लिमों की आबादी दोगुनी होने और इसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद की भूमिका की भी बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संभल, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में अचानक डेमोग्राफी कैसे बदल गई है और कैसे कुछ ही सालों में मुस्लिम आबादी दोगुनी हुई है और हिंदू आबादी 45% से घटकर 15% हो गई है। क्या हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया? ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो कई अहम खुलासों ने हड़कंप मचा दिया। अब यही रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट के खुलासे के बाद डेमोग्राफी चेंज पर सख्त बयान दे चुके हैं और अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। संभल मामले में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को आयोग ने सौंप दी थी, जिसके बाद अब होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जा सकता है। इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखकर यूपी सरकार इसको मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में दंगों को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए। संभल में दंगे किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये एक गहरी और सुनियोजित साजिश थी, जिसके लिए संभल के बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि संभल में आजादी के बाद 15 दंगे हुए। इन दंगों के पीछे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक का कनेक्शन है। संभल में गजवाए हिंद की साजिश की तैयारी चल रही थी। हरकतुल मुजाहिदीन और तहरीके तालिबान जैसे संगठन इस साजिश के पीछे थे। ये भी खबर सामने आई कि संभल में डेमोग्राफी बदलाव की साजिश रची गई। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। आजादी के वक्त जहां संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, वही आंकड़ा अब घटकर महज 15% तक रह गया है। यानी आजादी के बाद से अब तक संभल में हिंदू आबादी करीब 30% घट चुकी है, जबकि संभल में 1947 में मुस्लिम आबादी करीब 55% थी, जो अब करीब 30% बढ़कर 85% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि संभल में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की देशों से फंडिंग हुई। संभल में लंबे वक्त से आतंकी संगठनों के नेटवर्क काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूपी का गृह विभाग अलर्ट मोड में है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एसपी के हैं। बहुत स्वागत है कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी गीतम्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है साध्वी गीतम्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हिंदू धर्म गुरु हैं। इसके अलावा मुफ्ती अकबर कासमी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। और विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विशाल, लगातार रिपोर्ट्स बहुत सारी आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि कैबिनेट में ये जो रिपोर्ट है वो रखी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल आज 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। संभावना इसकी ज़्यादा है कि आज न्यायिक रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट में रखी जा सकती है और इसको लेकर लगभग तैयारी पूरी कर दी गई है। चूँकि न्यायिक आयोग के जो 3 मेंबर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसके बाद आज कैबिनेट में ये रिपोर्ट रखी जाएगी। कैबिनेट में इसको रिपोर्ट रखकर मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद विधानसभा का जब सत्र होगा और जो शीतकालीन सत्र, उसमें उस वक्त पटल पर दोनों ही सदनों में ये
रिपोर्ट रखी जाएगी। तो फिलहाल जिस तरह से संभल मामले को लेकर जो रिपोर्ट के कुछ पॉइंट जो सूत्रों के अनुसार जो लीक होने की बात आ रही है, उसमें कई चीज़ों का जिक्र किया गया, जैसे कि डेमोग्राफिक चेंज इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक मंच से बयान दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान भी मच गया था और अब चूंकि देखिए संभल के बाद अब तमाम और भी जिले हैं जो तराई वाले इलाके, उनका भी जिक्र है। लेकिन आज जो कैबिनेट में जो रिपोर्ट रखी जानी है वो संभल हिंसा में जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया था उस आयोग की जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट में आज रखी जाएगी। इसकी मंजूरी मिल सकती है। चूंकि 3 जो सदस्यीय न्यायिक आयोग की जो टीम थी उसने 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई थी। अब चूंकि नियमानुसार आज कैबिनेट में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, उसके बाद विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी को लेकर हम सवाल करते हैं। सबसे पहले ऋचा सिंह, सवाल ये उठ रहा है कि जो रिपोर्ट है इसमें जो डेमोग्राफी चेंज की बात की जा रही है, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये कहीं ये व्यक्तिगत एजेंडा तो नहीं है? ये जो पूरी रिपोर्ट है इसकी जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, बिल्कुल सही होगी? देखिए, संभल में जो कुछ हो रहा है वो इस रिपोर्ट में तो उसकी जो बातें आ रही है वो सामने आ ही रही है, लेकिन लंबे समय से संभल का परिदृश्य एक जो है कूटनीति के तहत बदला गया। आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, सबको मालूम है कि जब आजादी के समय संभल में हिंदुओं की आबादी लगभग 45% हुआ करती थी, लेकिन लगातार वहां की आबादी घटती गई क्योंकि असुरक्षा के चलते और जिस तरीके से लगातार आजादी के बाद 15 दंगों का सामना करना पड़ा संभल को और हिंदुओं की जो आबादी थी वो सुरक्षा के चलते वहां से पलायन कर गई। परिणाम यह है कि आज संभल में हिंदुओं की आबादी मात्र 15% रह गई, लेकिन वही मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है, क्योंकि पिछली सरकारों ने किस तरीके से संस्थागत और ढांचागत तरीके से हिंदुओं को असुरक्षित करने का काम किया और जब जब दंगे हुए उसमें सिर्फ हिंदू ही मारे गए और इसके ऊपर कोई चिंता नहीं की गई पिछली सरकारों के द्वारा। और आज आपको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ जो है संभल ही जो रिपोर्ट है क्या इसे सार्वजनिक किया जाएगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए क्या होगा, अभी अब कैबिनेट में इसको रखा जाएगा, इसको सरकार अपने स्तर पे फैसले लेगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि संसदीय लोकतंत्र में 21वीं सदी के भारत में जो संभल का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है ये बेहद चिंतनीय है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसने लंबे समय से हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर आज तक शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं की। और अभी पिछले दिनों ही संभल में जो सर्वे हुआ, अगर उसकी ही बात कर ले तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर के जो है आदेश के आधार पर जो सर्वे हो रहा था वहां पर इसी पर सवाल लेते हैं। जरा कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। कपिल जी, क्योंकि अभी हम बलरामपुर की बात करें, उसका भी जिक्र आ रहा है, संभल का भी जिक्र आ रहा है और हर जगह सपा नेताओं का नाम आ रहा है। और क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकारों में इस बात को नजरअंदाज किया गया? अभी क्योंकि अभी रिपोर्ट का बहुत ज्यादा जिक्र करेंगे तो आप कहेंगे कि अभी ये सार्वजनिक नहीं हुई है, कैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की जो आबादी घटी है इसको तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं सपा ने इसे भी नजरअंदाज किया है। और आपके नेताओं का क्योंकि इसमें नाम आ रहा है, इसे कैसे लेते हैं आप? देखिए, जितना लंबा अवसर आपने ऋचा जी को दिया उतना ही आप हमें भी देंगे, क्योंकि बात लंबी है और आरोपित हम लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताएं कि संभल इंसाफ पे जो आयोग बैठाया गया, ये तो ये न्यायिक आयोग नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। ये जरूर एसआईटी है, एसआईटी की जांच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जब कोई जांच बैठाई जाती है रिटायर्ड जज की, उसमें तब वो न्यायिक आयोग की जांच होती है। दूसरी बात आपको ये कहते हैं कि जो ये पटल पे रखने से पूर्व लीकेज हुआ है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये जिस व्यक्ति ने भी किया हो उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय रिपोर्ट है। इसको कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करने के बाद फिर क्लोजर होता है और विधानसभा सत्र के समय पे ये विधानसभा के पटल पे ही उजागर किया जाता है। एक बात। दूसरी चीज, अगर संभल हिंसा पे ये आयोग काम कर रहा था कि इसको डेमोग्राफिकल चेंजेस पे जो है, ये किसने तथ्य कहे थे कि आप इसको समावेशित कीजिएगा और पूरे उत्तर प्रदेश का कीजिएगा? ये आपको दिखाई नहीं देता ये कि अधिकारातीत कार्य अगर कोई आयोग कर रहा है तो इसके मतलब है कि वो स्पेसिफिक जांच नहीं कर रहा है, बल्कि वो शासन की मंशा की प्रतिपूर्ति के हिसाब से अपना काम कर रहा है। और तीसरी बात मैं कह दूं
अगर डेमोग्राफिकल चेंजेस, जैसा कि आप लोगों के विश्वसनीय सूत्रों से बातें निकल करके आ रही हैं कि उसमें ये सारी चीजें हैं, तो 2011 के बाद कौन सी जनसांख्यिकी ये निकाल करके अपनी गणित से लेकर के योगी जी चले आए? और 1947 से अगर आज तक के डेमोग्राफिकल चेंजेस के बारे में बात किया जाए, तो क्या डेमोग्राफिकल चेंजेस के लिए सिर्फ एक ही कॉज होता है क्या, और या एक ही सरकार जिम्मेदार होती है? 1947 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की 17 से 18 साल की सरकार हो चुकी है, जिसमें 10 वर्ष से ऊपर का कार्य इनके डबल इंजन के सरकार कर रहा है। तो क्या इनके समय में डेमोग्राफिकल चेंजेस की जो बात थी वो क्यों नहीं योगी जी ने विधानसभा के अंदर रखा और चिंतनशील हुए कि उनके द्वारा क्यों नहीं पलायन रोका गया और पलायन किए हुए व्यक्तियों को वापस पुनर्स्थापन क्यों नहीं करवाया जा सका? तो ये सरकार अपने निकम्मेपन की खुद कहानी की लिख रही है और इसके लिए खुद ये सरकार जिम्मेदार है। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात रख दी है, क्योंकि मैं इसका जवाब भी लूंगी, क्योंकि सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पहले उनसे मैं जरा सा उनसे जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपका जो सवाल है इसका जवाब लूंगी ऋचा जी से। लेकिन साध्वी गीतांबा जी, कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? क्योंकि इस पर तो अब रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आबादी घट रही है और जब ये संभल हिंसा हुई थी उस दौरान भी कई ऐसे हिंदू थे वो आए थे और इस बात का जिक्र कह रहे थे, कैमरे के सामने कह रहे थे कि हाँ वो डरते थे और कहीं ना कहीं पलायन कर गए। बिल्कुल, जान है तो जहान है, अगर जान बचेगी तो फिर से संभल मिल जाएगा, ऐसा हिंदुओं का सोच था। और पलायन बात तो उन्होंने किया और करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया, क्योंकि जब अत्याचार होता है ना तो जिसके ऊपर होता है वही जानता है। हम लोग तो बैठ कर के फिलॉसफी झाड़ लेते हैं, अलग बात है। लेकिन जो सपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो बार बार कर्फ्यू, जो बार बार मारपीट, जो बार बार जनता मारी गई, निरीह जनता, उसका जवाब इनके पास नहीं है। और ये बार बार रिपोर्ट पर भी अंगुली उठाएंगे, जांच पर भी उठाएंगे, संभल के जनता पर भी ये अंगुली उठाएंगे। साध्वी गीतांबा ये भी तो बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार भी इतने साल से है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये रिपोर्ट आई, इससे पहले क्यों नहीं इस पर नजर पड़ी? नहीं, अभी जो संभल में मंदिर मिला उसके बाद लोग जागरूक हुए, और जो भाजपा की सरकार आई तो जितना कोड इन लोगों ने दिया है उस कोड की दवा धीरे धीरे हो रही है और होगी भी। और ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि संभल में पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी मुसलमानों से समर्थित थी, मुसलमानों को इन लोगों ने हमेशा समर्थन किया। सपा की सरकार थी, वो भी हमेशा समर्थन किया। तो ले देकर के जितना कोड इन लोगों ने इकट्ठा किया है उस कोड की दवा धीरे धीरे होगी ना, धीरे धीरे सफाई होगी। और हमारी जो जनता गई है संभल से, वो तो चिक्कार के बोल रही है और बोलेगी भी। अब रह गई बात यह कि संभल में जो हो रहा है, जो रिपोर्ट आई है, वो कमेटी बाहर ले आए चाहे मत ले आए, लेकिन यह है कि न्याय हिंदुओं के साथ होगा, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न्याय तो होगा अपने साथ। ठीक है मुफ्ती अकबर कासमी जी, अत्याचार इन लोगों ने किया है, ठीक है साध्वी गीतांबा जी। मुफ्ती कासमी जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार अब बहुत सारे, सिर्फ संभल की बात नहीं है, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, हर जगह कार्रवाई भी बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत अवैध मदरसों की बात आ रही है, बहुत अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, धर्मांतरण की बहुत सारी चीजें मिलकर सामने आ रही है, और इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये जो वो रिपोर्ट लीक वो कैसे हुई और जी पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया। मैं एज ए मुस्लिम एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले जो भी कहीं भी किसी भी खित्ते में रहते हो, वो कभी भी किसी को सताते नहीं है और नहीं कहते हैं कि तुम अपना घर छोड़कर चले जाओ। ये तो एक सरासर इल्जाम है कि मुसलमानों ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया। तो जो दंगे हुए वो कुछ नहीं थे, जो दंगे हुए, जो आबादी घट गई और आबादी एक समुदाय की बढ़ रही है, इसे कैसे फिर कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आबादी घटने की वजह दंगा, लेकिन हिंदुओं के मोहल्ले में 10 मुसलमान आके रहते हैं। नहीं, देखिए आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आपकी बात को सुन रहा था। मेरी नहीं तो आप मत गलत बोलिए ना, आप गलत बोल रहे हैं, गलत मत बोलिए। कहते वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं है, बल्कि आपस में मुठभेड़ हुई, आपने भी सारा वाकया देखा वो तो सब रिकॉर्डिंग है, सब दुनिया देख रही है, उसके लिए नहीं परेशान होइए आप। जो मुसलमानों ने किया है ना संभल में, सब कुछ रिकॉर्डिंग है, उसे कहने की जरूरत नहीं। पड़ोस में कई जिस मजहब का ये
प्रतीकी हो, जो मजहब ये सिखाता हो कि अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी का भी हक है तुम्हारे ऊपर, तो वो मजहब, उस मजहब के मानने वाले दंगा कैसे भड़का सकते हैं? ये तो चलिए, ठीक है। क्या बात कहीं भी है? बम इतने दंगा हुआ दिखाई नहीं पड़ा आपको? इतने दंगे आप लोगों ने किया, दिखे नहीं क्या? ठीक है, पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, काश्मीर जी बने रहिए हमारे साथ। पार्टियां हैं। ठीक है, काश्मीर जी बने रहिए हमारे साथ। विशाल, अगर आपको भी कोई सवाल लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं ऋचा जी के पास जाऊंगी। ऋचा जी, जो कपीश जी सवाल उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट कैसे लीक हो गई, सबसे पहले तो सवाल यही उठ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हुई है, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश टूटता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल ही है जो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात कि संभल का सच आज सामने आ रहा है। कपिल जी बताते कि नहीं है कि 1978 में 184 हिंदुओं को संभल में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। वही तथाकथित इमारत जो हरिहर मंदिर हुआ करती थी, उस हरिहर मंदिर में जहां हिंदू अपने रिचुअल्स करने जाया करते थे, शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, शफीकुर रहमान बर्क जब सांसद बने तो उसके बाद से मंदिर के उस हिस्से में जहां हिंदू अपने रिचुअल्स करने जाया करते थे, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, वो तथाकथित इमारत जो एएसआई का मॉन्यूमेंट है। ठीक है, कपिल जी एक सेकंड, आपकी भी बात सुनेंगे। कपिल जी आपकी भी बात सुनेंगे, एक मिनट ऋचा जी का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास पूरा आपको समय दूंगी। हाँ बोलिए ऋचा जी। देखिए, एएसआई का मॉन्यूमेंट घोषित है वो तथाकथित इमारत, और एएसआई को कोर्ट में हलफनामा जो है जमा करना पड़ा और कहना पड़ा कि हमको ही भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। 2018 में एएसआई के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि 2017 तक तो एएसआई एफआईआर भी नहीं दर्ज करा सकती थी, जिस एफआईआर में ये कहा गया कि उस तथाकथित इमारत में जो एएसआई का मॉन्यूमेंट है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं जो कानूनन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कपिल जी कुछ कह रहे हैं। ऋचा जी एक मिनट, कपिल जी को भी वक्त देते। जी कपिल जी बोलिए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, चाहे आपने वो प्रश्न पूछा हो और या हमने जो पूछा रहा, लेकिन कपिल जी को तो बताना चाहिए कि इनके सांसद ये बात करी नहीं, ये बात करी नहीं कि बिजली चोरी करवा रहे थे। बिजली चोरी का तो मामला अलग है। ऋचा सिंह जी एक सेकंड, क्योंकि अभी जिस मुद्दे पर बातचीत करें उसी पर करें तो बेहतर होगा। एएसआई के मॉन्यूमेंट पर आप लोगों ने कब्जा देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि शासनकाल में। ठीक है ऋचा जी, आपने सवाल कर लिया है, अब उसका जवाब भी कपिल जी देंगे। कपिल जी, जिया रहमान बर्क पर इल्जाम लग रहा है, क्या आप उनको मानते हैं? क्योंकि हर रिपोर्ट पे उनका नाम सामने आ रहा है। ये बात तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी कितनी ऋचा जी एक सेकंड, क्योंकि आपने बोल दिया, आप जरा जवाब भी ले लेते ना। एक सेकंड ऋचा जी। हाँ कपिल जी बोलिए। देखिए, ऋचा ने हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा ये रिपोर्ट कैसे लीक हुई, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो बताने के लिए तैयार नहीं है। लंबे समय से संभल में नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में बिजली चोरी की जा रही थी। उनके नेतृत्व में जो हिंदुओं का तीर्थस्थल है उनका कब्जा किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के सांसदों के नेतृत्व में संभल में। ठीक है ऋचा जी और कपिल जी बने रहिए। विशाल हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। विशाल, आप सवाल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कपिल जी से सवाल है। कपिल जी, लगातार जो है ये बात ये आ रही है कि इसलिए लीक होने की बात तो जो है वो जरूर है, लेकिन उससे पहले भी आपने देखा होगा कि बर्क के को लेकर कई एफआईआर भी दर्ज हुई। वहाँ पर उनकी उपस्थिति जो है वो जो बाकायदा पुलिस है उसमें एफआईआर में दर्ज है कि वहाँ पर वो मौके पर मौजूद थे। तो इससे इस पर क्या आपकी सफाई है? क्योंकि देखिए, आयोग की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन वहाँ पर आप ये नहीं मानते कि दंगे जो पूर्व में हुए थे उनमें भूमिका रही थी? मुंसफ ही कातिल बना दिया, कातिल कोई मुंसफ बना दिया जाए तो आप न्याय की उम्मीद किससे करते हैं? एक सांसद के ऊपर इतने तुच्छ आरोप आप लगा रहे हैं जिनमें कहीं आपके फोटोग्राफी में वो सारी चीजें नहीं है। षड्यंत्र के तहत आप जिसको चाहे, मुख्यमंत्री जी ने अपने पर से 302 का केस क्यों उठा लिया? जो महाराजगंज के अंदर उनके ऊपर 302 का केस था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार के दौरान अपने फैसलों से क्यों उठा लिया? क्या वो डरते थे कि उनको सजा हो जाएगी या वो हत्यारे थे? कपिल जी, पूरा जो मामला है ये उल्टा ही जा रहा है।
अभी जो प्रेजेंट का मुद्दा चल रहा है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई 1978 पहुंच रहा है। सवाल ये है, देखिए कपिल जी सवाल नहीं, कपिल जी सवाल सीधा है, कपिल जी सवाल सीधा सुन लीजिए। सीधा ये है कि मुकदमा वापसी की बात नहीं हो रही है। मुकदमा वापसी आपकी सरकार में भी आतंकियों के मुकदमे वापस हुए थे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम ये जा रहे हैं कि संभल हिंसा में जो एफआईआर में दर्ज है नाम आपके, उसमें उनकी संलिप्तता थी कि या नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। मैं तो बात आपको कह रहा हूं कि जब हत्यारे को ही मुंसब बना दोगे तो हमको इत्मीनान किस तरीके का होगा? आप मुझे बताइए, एक विजुअल कहीं से ऐसा आया कि दंगा क्रिएट करते समय उनका कोई हाथ रहा हो? 120 भी आप किसी को सामने आया है, कॉल डिटेल्स निकाली है पुलिस ने। क्या ये सारी पुलिस क्या है? पुलिस तो योगी सरकार के हिसाब से काम करती है। आप मुझे बताइए, बुलडोजर की जितनी कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में तो कपिल, हाँ ऋचा जी बोल रही है, लेकिन कपिल जी क्या फिर सब एजेंसियां तो दिक्कत, पुलिस वाले तो दिक्कत, हर चीज में तो दिक्कत है सपा को, फिर कैसे जांच होगी? सरकार, हम तो कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक न्यायिक आयोग की जांच करा लेते या जेपीसी की जांच करा लेते। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करने से क्यों भाग गए योगी आदित्यनाथ? या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये जांच क्यों नहीं कराई गई? आप हमें बताइए, अगर ये दंगे पर आयोग बैठाया गया था तो डेमोग्राफिकल चेंजेस पर कैसे ये अपनी बातें कह रहा है? तो अभी ऋचा जी, ऋचा जी कुछ कह रही है, हाँ बोलिए। उसका मतलब ये है कि योगी सरकार, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर अंधे हो गए हैं कि इन्होंने संभल पे अपनी आंखें मूंद ली हैं। अगर इनको हकीकत पता होती तो ये बताते कि संभल में पिछले दिनों जो हिंसा हुई उसमें शफीकुर रहमान वर्ग लोगों को हिंसा के लिए उकसाते नजर आए। समाजवादी पार्टी, ऋचा जी वो यही तो कह रहे हैं, कपिल जी बोल रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, तमाम वीडियो है। मैं आपको तत्काल, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं वो वीडियो दिखा दूंगी जिसमें शफीकुर रहमान बर्क ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों को आह्वान किया है कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। शफीकुर रहमान बर्क जो लंबे समय से सांसद रहे, बिजली चोरी करते हैं, तमाम तीर्थ स्थल जो हिंदुओं के पूजनीय तीर्थ स्थल थे उनको तोड़वा दिया जाता है, उन पर अवैध निर्माण करवा लिया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी आंखें खोलकर देखना नहीं चाहती है क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है। ऋचा जी तो बोल रहे हैं उनके पास तो वीडियोस हैं। नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही है, तमाम वीडियो है जिसमें सभी आप दावा कर रही हैं, जवाब देंगे। कपिल जी बोलिए। ऐसा कर दिया भाई, कोई भी पार्टी ठीक नहीं है, सारी पार्टियां मुसलमानों के लिए जहर है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जियाउर रहमान वर्ग सर्वे के ठीक पहले वहां की जनता को उकसाते नजर आए। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम वो कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मुस्लिमों के लिए जहर हैं। बिल्कुल जहर है। नहीं, इसको तो अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदुओं की जनसंख्या वहां से कैसे पलायन कर गई। वो तथाकथित इमारत जिसके एक हिस्से में हिंदू अपने रिचुअल्स करने जाया करते थे, जो हरिहर मंदिर कहलाया करता था, शफीकुर रहमान। हाँ बोलिए, मुस्लिम काश्मीर जी बोलिए। जब भी कोई मामला हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई मामला हुआ फौरन इशारा एक समुदाय की तरफ हो जाता है और सब लोग जो है उस पर सियासत करना शुरू कर देते हैं। मामला जो असल हकीकत है उस पर नजर नहीं रखते और सियासत करना शुरू कर देते हैं। ये मुल्क हमारा किस दहाने की तरफ जा रहा है? भाई, जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है कि प्लान क्यों हुआ और रिपोर्ट लीक क्यों हुई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि अब इस पर आगे क्या रणनीति बनाई जाती है। आज कैबिनेट पे इस रिपोर्ट को रखा जाता है तो आगे क्या होता है इस पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।